हेलो, सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, तुम भी चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हाय। मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे इसे कहते हैं NRA। NRA पे आज हम लोग बात करेंगे और हम लोग जो बात करेंगे NRA के अंदर CET पे बात करेंगे। जो अभी जितने बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्हें जानना, क्योंकि अब 2021 से यही लागू होगा। तो मित्रों, हम लोग शुरुआत से आते हैं। अभी जो वर्तमान में सरकारी नौकरी लेने की व्यवस्था है, या तो आप IBPS का तैयारी करो बैंक में नौकरी लेने के लिए, या तो आप SSC की तैयारी करो, UDC, LDC, CGL, MTS, CHSL एटसेट्रा, या तो आप RRB की तैयारी करो रेलवे में नौकरी लेने के लिए, या तो आप स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी होते हैं जैसे कि बिहार SSC, BSSC है, ठीक है, इनका तैयारी करो। तो इन सब चीज़ों की तैयारी में अभी युवा लगे रहते हैं। वैसे तो लगभग 3 करोड़ शिक्षित बेरोजगार युवा हमारे देश में हैं जो कि सरकारी नौकरी में दिन रात तत्पर रहते हैं, मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत ऐसे भी युवा हैं जो केवल फॉर्म भर देते हैं, उनको तैयारी से कोई मतलब नहीं है, नौकरी चाहिए उनको, तैयारी से कोई मतलब नहीं है, और उनको ठीक से चीज़ें समझ में भी नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं एक स्टूडेंट से लॉकडाउन के पहले मिला था। उनसे मैंने पूछा, भाई आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, क्या करते हो आप? तो उनका कहना था कि मैं कंपटीशन का तैयारी करता हूँ। ठीक है, कंपटीशन का तैयारी करते हो तो आप क्या चाहते हो बनना अपने जीवन में? तो उनका कहना हुआ, सर जो मिल जाए वही बन जाएंगे। तो ऐसे नहीं है मेरे भाई, आपके अंदर कुछ होना चाहिए गोल। अगर मैं बैंक PO बनना चाहता हूं तो ठीक है, मैं बैंक PO का तैयारी करूंगा और बैंक PO के हिसाब से मैं काम करूंगा। तो स्टूडेंट का भी गलती नहीं था इसमें, कहीं ना कहीं हमारी जो एग्जामिनेशन लेने की पद्धति थी उसमें ही फॉल्ट था। क्यों फॉल्ट था भाई? क्योंकि मामला क्या था कि अगर किसी को बैंक में PO बननी है लेकिन PO का वैकेंसी सर पे है नहीं, तो बेचारा तैयारी करे तो क्या करे? उसी समय आ जाता है रेलवे का वैकेंसी, लाख में 1,75,000 कुछ ऐसे वैकेंसी आ जाता है। तो वो बच्चा बैंक PO बनने का ख्वाब छोड़कर अब वो लग जाता है NTPC में, अब वो लग जाते हैं रेलवे में। ठीक समझ रहे बातों को? या फिर कोई बच्चा ऐसा है जिसको रेलवे में नौकरी लेना है, ASM बनना है, लेकिन अभी रेलवे की वैकेंसी है ही नहीं, तो उस टाइम में उनके मन में आ जाता कि नहीं चलो अब ऐसा करते हैं, अब हम SSC का ही तैयारी करते हैं। और SSC वाला मतलब होता क्या था मेरे दोस्त, ये पता नहीं चलता था एक्चुअल में हम तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं। जिसका वैकेंसी सामने आता था उसी में लग जाते थे, हो लेते थे, जिधर भीड़ जाती थी उधर ही चल देते थे। लेकिन हमने अभी क्या बोला है कि भीड़ से निकलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ तो है, 3 करोड़ का भीड़ है। क्या सरकार 3 करोड़ को नौकरी दे पाएगी? क्या 3 करोड़ सरकारी वैकेंसी है हमारे देश में? नहीं है। लेकिन वाजिब यही है कि 3 करोड़ लगभग शिक्षित बेरोजगार हमारे देश में है, जिनके मन में है कि आज न कल वो सरकारी नौकरी लेंगे। तो मेरे दोस्त, ऐसे में अगर आपको नौकरी लेना है, अगर ऐसे में आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, तो आज इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, NRA और CET को। तो मित्रों, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। IBPS बैंक का एग्जाम, जितने भी नेशनलाइज बैंक थे उसका एग्जाम, नेशनलाइज बैंक जितने थे जैसे कि PNB हो गया, बड़ौदा हो गया, आप लोग तो नाम जानते ही होंगे, सबका बैंक्स का एग्जाम ये कंडक्ट कराती थी। और SSC में LDC, जिसको पहले LDC फिर CHSL हो गया, फिर DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फिर CGL है, ठीक ना। तो बहुत सारे इसमें भी था SSC में। RRB जो है अभी NTPC, ALP यानी रेलवे का जितना भी डिपार्टमेंट है, ग्रुप D से लेकर के रेलवे का जो जितना एग्जाम होता था वो RRB कराती थी। और ये तो स्टेट का है, ठीक ना। स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे, ये बिहार SSC है तो बिहार स्टेट का हुआ, बहुत सारे स्टेट का अलग अलग है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये सब हम लोग अभी करते आ रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त अब ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा।
यानी ये IBPS और ये जो आप देख रहे हैं IBPS, SSC, RRB, BSSC, ये सब क्या थी? ये सब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था थी जो एग्जाम कंडक्ट करके बैंक, जैसे IBPS है, एग्जाम कंडक्ट कराती थी, उनसे बच्चों को निकाल करके बैंक को देती थी कि भैया ये बच्चे इनमें से मैंने छांट के लाया, आप इसे नौकरी पे लगा दो। ठीक, समझ रहे बात को? तो अब ये सब संस्था बंद होने जा रही। बंद होने का मतलब हुआ कि इन सब संस्था से हम लोगों को, छात्रों को लेना देना नहीं रहेगा। कब से? तो 2021 से। 2021 से अब नया कानून लागू होगा। इसमें नया कानून का मतलब नया सब कुछ होगा, बदलाव हुआ है और बदलाव जरूरी है। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक हम सुधरेंगे नहीं। ठीक है, तो बदलना जरूरी है। अब देखिए ध्यान से, यह है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये क्या है जी? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये एजेंसी जो है अब सारे गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी यानी कराने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यानी जितना भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करने वाले छात्र हैं या छात्रा हैं, उन सब के लिए अब एक ही NRA चलेगा पूरा इंडिया में। NRA मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। यानी ये जो है, ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करेगी और ये जो एग्जाम कंडक्ट करेगी उस एग्जाम का नाम होगा CET। CET का मतलब हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि ऑल प्री जो होता था, प्रीलिम्स जो होता था, प्राइमरी परीक्षा जो होता था, जिसे हम लोग PT भी कहते हैं, तो ये जितने PT होते थे सब ये CET के माध्यम से होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से होगा। मतलब आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि जितनी भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं पहले अलग अलग थी, लाइक IBPS, SSC, RRB, BSSC एटसेट्रा, इन सब के जगह पर अब एक हमारी सरकार अब एक नई एजेंसी गठन किया है, तो उनका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। NRA का गठन हुआ है और NRA संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, जिस एग्जाम का नाम होगा CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसको ना सीटेट वगैरह मत बोल देना, ठीक ना। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। ऑल प्रीलिम्स का एग्जाम ये कंडक्ट करेगा। ऑल प्रीलिम्स का मतलब हुआ, ध्यान देना मैंने क्या लिखा है, इसको आप अगर NRA द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली CET को आप पास कर जाते हैं मेरे दोस्त, तो आप नौकरी नहीं पा लिए, लेकिन हाँ आपको ऑल प्रीलिम्स का एक ही बार में हो गया। अभी इनसे फायदा क्या होगा ये समझते हैं हम लोग। इनसे बच्चों को क्या फायदा होगा? बहुत फायदा इनसे मेरे दोस्त। अभी क्या है कि आप IBPS का एग्जाम देने जाते हो, उसका फॉर्म भरते हो अलग खर्चा, SSC का फॉर्म भरते हो अलग खर्चा, RRB का फॉर्म भरते हो अलग खर्चा, BSSC वगैरह वगैरह हर एक स्टेट का SSC में लगे हुए हैं, उसका सबका अलग अलग खर्च है। साथ ही साथ IBPS का एग्जाम कहाँ है भैया? तो किसी का दिल्ली में है, किसी का पटना में है, किसी का भोपाल में है, किसी का रांची में है, सब अपने अपने जगह पे एग्जाम सेंटर करते हैं। अब क्या होगा कि इसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होगा और अपने अनुसार आप अपने नजदीक का सेंटर और अपने अनुसार से आप डेट चूज कर सकते हैं। और NRA के तहत एक और खास बात क्या हुआ कि आप बैंकिंग, SSC, रेलवे किसी भी का तैयारी करते हैं तो सिलेबस सबका सेम हो जाएगा। प्रीलिम्स का सिलेबस जो होगा सबका, ऑल प्रीलिम्स का एग्जाम CET होगा और CET का सेम सिलेबस होगा, यानी सब के लिए एक ही सिलेबस होगा। चाहे वो बैंकिंग का तैयारी करते हो तो, रेलवे का करते हो तो, SSC का करते हो तो अब ये बाध्यता नहीं रहेगी कि हम भाई होता था क्या कि SSC का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स तो बहुत अच्छा हो जाएगा लेकिन GA पढ़ना पड़ेगा, मतलब करंट अफेयर्स पे उतना पकड़ नहीं रहेगा। अगर हम बैंकिंग का तैयारी करते हैं, भैया रीजनिंग तो बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मैथ्स गड़बड़ है, या फिर रेलवे का तैयारी करते हैं तो समस्या है। तो कहने का सेंस ये हुआ मेरे दोस्त कि आप रेलवे, बैंकिंग, SSC किसी भी का तैयारी करते हैं, सिलेबस सेम रहने से आपको फायदा क्या होगा कि बार बार चीजें अलटना पलटना नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि आप भाई मैथ्स पढ़ लिए, इंग्लिश पढ़ लिए, GK पढ़ लिए, रीजनिंग पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम आता था तो उसमें हिंदी अलग से होता था। समझ रहे बातों को? हिंदी अलग से दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट में, किसी में हिंदी कर दिया, किसी में कोई अपना स्थानीय लैंग्वेज में कुछ अलग से ले लिया 10-20 नंबर का, ये सब खत्म।
अब होगा सब के लिए देश में एक होगा एग्जाम, एनआरए कंडक्ट करेगी, एनआरए कंडक्ट कराएगी एग्जाम का नाम होगा सीईटी, और इस सीईटी का मतलब हुआ इस एग्जाम में जो बैठ के पास करेगा तो ऑल प्रीलिम्स पास कर ले, यानी एक बार में सब एग्जाम का, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का, सबका मेन पीटी वो पास कर लिया। समझ गए बात को। अब मेन की बात आती है, तो मेन में कैसे क्या होगा, पहले इस चीजों को समझिए आप। देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे लोग बहुत अफवाह फैला रहे हैं कि सिलेबस ये है वो है। मेरे दोस्त अभी सिलेबस नहीं दिया है, सिलेबस जब देगा तो मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा, अभी सिलेबस नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग पॉइंट वाइज फोकस करते हैं, पॉइंट के हिसाब से फोकस करते हैं। जैसे कि ये जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा ये कब तक के लिए वैलिड होगा, तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि ये सीईटी का जो आपके पास सर्टिफिकेट आएगा, सीईटी जब आप पास करेंगे तो ये आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 इयर्स के लिए ये वैलिड रहेगा। 3 साल तक इस सर्टिफिकेट का आप यूज करते हैं। जैसे कि आप सीईटी पास करके प्रीलिम्स प्री हो गया, इसका मतलब प्रीलिम्स होता है, मेन नहीं होता है। अब अगर बैंक पीओ है कहीं पर तो बैंक पीओ अगर मेन लेना चाहती तो मेन लेगी, या फिर एसएससी में कोई एग्जाम है जिसमें मेंस से होता है था, मेंस नहीं बदला है मेरे दोस्त, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए हर एक जगह जो पीटी हम लोग देते फिरते थे उसके जगह सिर्फ एक पीटी होगा जो सीईटी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये कंडक्ट करेगी कौन, एनआरए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं कि करना क्या है, कि साल भर में ये एग्जाम एक बार होगा कि 2 बार होगा कि 2 साल में एक बार होगा, ये कंफ्यूजन है। तो यहां पर होगा 2 टाइम्स इन अ ईयर, 2 बार होगा एक साल में, एक साल में 2 बार ये एग्जाम होगी, ठीक है। अगर आप हर एक 6 महीना पे एग्जाम होगा, साल भर में 2 बार होगा, यानी अगर आप एक बार नहीं भी पास हो पाते हैं तो बस बहुत ज़्यादा 1 साल 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे रेलवे की वैकेंसी 18 में आई, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तो ये अब नहीं करना पड़ेगा। कम से कम ये आपके पास ये सीईटी का चुरकुट हो जाएगा, ये आप दिखा सकते हैं 6 महीना के बाद, या फिर एग्जाम दे सकते हैं अगर आप पास नहीं हुए तो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस लेवल पे एग्जाम होगी, तो ये होगी 3 लेवल पे इसका कैटेगराइज किया गया है। 10th लेवल पे होगा, 12th लेवल पे होगा जो जिस कैटेगरी में आता है, और एक होगा ग्रेजुएट लेवल पे, ग्रेजुएट लेवल पे। तो 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट होगी, ठीक है ना। अब फिर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि हम कितने बार एग्जाम दे सकते हैं, तो यहां पर अटेम्प्शन का लिमिट नहीं है, यहां पर कई बार एग्जाम दे सकते हैं, कोई एग्जाम में लिमिटेशन नहीं है, नो अटेम्प्ट्स लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, यानी कई बार तक आप एग्जाम इसमें दे सकते हैं। और एक कंफ्यूजन है बच्चों को कि ये एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो यहां पर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन होगी। अब इनसे भी एक राहत मिला, क्या होता था पहले कि बहुत सारे एग्जाम ऑनलाइन भी होता था, बहुत सारे क्या ज़्यादा ऑनलाइन होता था, लेकिन कुछ एक अभी तक कुछ एक एग्जाम ऐसे हैं जो अभी भी ऑफलाइन कंडक्ट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें ऑफलाइन का कोई गुंजाइश नहीं होगा, यानी सब पीटी एक साथ होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। और फायदा आपको क्या सब होगा वो भी रास्ते देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये सब तो रटने वाली चीज़ है नहीं, बस समझने वाली चीज़ है। तो हम लोग क्या किए, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी ऑफलाइन का झंझट खत्म, जो करना है हम लोग ऑनलाइन करेंगे। इसके बाद सीईटी जो होगा ये 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 साल इसका वैलिडिटी होगा, ठीक है ना। इसके बाद है कि 2 बार एग्जाम कंडक्ट होगी, यानी 2 टाइम्स, आप 2 बार बैठ सकते हैं 1 साल में एग्जाम में। फिर ये 3 लेवल पे होगा, आप 10th पास है तो भी एग्जाम दे सकते हैं, 12th है तो भी, ग्रेजुएट, सबका लेवल अलग अलग है। जैसे क्लर्क है तो अब ये जैसे किसी को पीओ बनना है या पीओ के लिए अप्लाई करना है तो ये 10th लेवल एग्जाम पास करके जाएगा तो पीओ नहीं बन सकता, वही बात रहेगा सब कुछ। लेकिन 10th लेवल वाला स्टूडेंट भी अगर सरकारी नौकरी लेना चाहेगा तो वो 10th लेवल का एग्जाम दे करके ले सकता है,
चाहे वो ग्रुप डी हो, ग्रुप सी हो, वो अलग बात है फिर, लेकिन इस लेवल में भी आप सरकारी जॉब ले सकते हैं। इसके बाद आप कितनी बार एग्जाम में बैठ सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना बार मन आप बैठ सकते हैं। अगर एक बार बैठे आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ गया तो कोई बात नहीं, नौकरी हो गई। लेकिन दूसरी बार अगर आप जैसे एग्जाम में एक बार कोई बंदा बैठ गया, उसको मार्क्स थोड़ा कम है, क्योंकि वैलिडिटी तो 3 साल का है, तो 3 साल के अंदर एग्जाम 6 बार हो जाएगा। यानी जब तक एक सर्टिफिकेट आपका समाप्त होगा उस दौरान आप 6 बार एग्जाम में मतलब बैठ सकते हैं। तो कहने का सेंस हुआ कि अगर आप 3 साल के लिए एग्जाम आपका पहला सर्टिफिकेट वैलिड है, तो अगर उसमें मार्क्स आपका कम है तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप जा करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पहले वाला सर्टिफिकेट को आप ना दे करके नेक्स्ट वाला सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं। समझ रहे हैं चीजों को? यानी अगर आप एक अटेम्प्ट में कम मार्क्स लाते हैं, अगर उससे हो पाया तो ठीक, नहीं हो पाया तो बस 6 महीना इंतजार करना है और उससे बेहतर करके बेहतर मार्क्स ला करके वही सर्टिफिकेट हमको शो करना है। समझ रहे हैं ना? चलिए इसको हटाते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को वो देखिए थोड़ा सा। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या क्या बेनिफिट इससे हम लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट जो हम लोगों को मिलेगा कि हम लोगों को 1 टाइम प्रिपरेशन करना होगा। एक बार तैयारी करेंगे, एक बार जी जान लगा करके मेहनत करेंगे तो एक बार में निकलेगा। पीटी निकल गया तो अब मेन का सोचना है। अभी जो एग्जाम का पद्धति है उसमें तो पीटी ही नहीं निकलता, पीटी के लिए बच्चे परेशान रहते हैं। 3 साल 4 साल 5 साल तक पीटी लगा रहता है क्योंकि एग्जाम ही नहीं होता टाइम पे। रेलवे का तैयारी उनका है, आ गया वैकेंसी बैंक का, इसमें तो ये नहीं होगा। 1 टाइम प्रिपरेशन होगा, 1 टाइम आपका जो है सिलेबस आपको 1 टाइम तैयार करना पड़ेगा। जो भी सिलेबस आएगी, अभी सिलेबस पता नहीं है, लेकिन जो भी सिलेबस होगी वो एक ही बार होगा। एक ही बार आपको सिलेबस के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या क्या है, नहीं है। अगर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस कुछ भी होगा तो एक ही बार ना दिमाग में आ जाएगा कि ये पढ़ना है हमको, बस प्री क्लियर। समझ रहे बातों को? एक बार सिलेबस आपको देखना पड़ेगा, एक बार प्रिपरेशन होगा, एक ही बार आपको अप्लाई करना होगा, 1 टाइम अप्लाई। एक बार 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 नहीं दौड़ना है कि बैंक के लिए अलग अप्लाई है, एसएससी के लिए अलग अप्लाई, रेलवे के लिए अलग अप्लाई, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अप्लाई है, ऐसा कुछ नहीं। 1 टाइम अप्लाई, ये एक फायदा है। इसके बाद फायदा है आपका एक बार जो है 1 टाइम फी, 1 टाइम फी। ये फी जो है एक ही बार देना है, ऐसा नहीं कि 500 रुपये रेलवे के लिए देना है, 300 रुपये एसएससी के लिए, 400 रुपये बैंक के लिए, मतलब अलग अलग धनराशि व्यय नहीं करना है केवल पीटी के लिए। एक बार में दो, काम तमाम। ठीक है? तो इसके बाद जो है 1 टाइम हार्डवर्क है। एक बार आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, ठीक है ना? और इससे भी जरूरी बात जो अभी तक नहीं दिया गया था, इसमें क्या है कि अगर आप आईबीपीएस का तैयारी किए हैं या रेलवे का वैकेंसी भरे, अभी कब एग्जाम होगी कोई पूछने वाला नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन कि क्या करें ना करें। लेकिन इसमें क्या है कि हेल्पलाइन पोर्टल होगा, हेल्पलाइन पोर्टल होगा, हेल्पलाइन पोर्टल होगा 24/7। हमेशा आप जब भी कोई क्वेरीज होगी आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत ज़रूरी था। ये मतलब होता क्या था कि आईबीपीएस में ही कुछ पूछना, आपको कुछ करना है, कुछ समस्याएं आ गई फॉर्म वगैरह में तो वो कोई नहीं बताने वाला होता था। हाँ, बच्चे यहाँ से कैफे वाले या फिर जो पढ़ाने वाले ट्विटर हैं उनसे जाके पूछते थे। अब ऐसा कुछ नहीं, आप अपने समस्या को वहाँ रख सकते हैं। हेल्पलाइन पोर्टल रहेगा आपका 24/7 के हिसाब से, तो उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये सारी फायदा है इससे। देखिए लोग बहुत इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज जो कोई भी परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है तो पहले विरोध ही होता है उनका, इसीलिए इनका भी विरोध हो रहा है। लेकिन मेरा माने तो ये बहुत अच्छा, हाँ अगर अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है तब। अब ऐसा नहीं, पेपर पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब लागू क्या होगा वो तो बड़ा मतलब थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। पेपर पे कोई भी बात और उसको लागू करने में काफ़ी अंतर है। पेपर पे तो नोटबंदी भी अच्छा लगता था, पेपर पे जीएसटी भी अच्छा लगता था, लेकिन लागू होने के बाद ना पता चला। तो इसीलिए इसमें देखना है कि मतलब जो चीज़ें अभी बताया गया, अगर ये चीज़ें होती है तो ये बेहतर होगा और देश के लिए बहुत अच्छा है। बहुत जगह, बहुत विदेशों में भी यही पद्धति है कि एक बार लो और नौकरी दे दो। बहुत अच्छे अच्छे कंट्री में है, डेवलप्ड में है। तो
ऐसी स्थिति में अगर ये लागू होता है तो इसका विरोध करना हम लोग को बंद करना चाहिए। अगर ऐसा लागू होता है तो हाँ, अगर ऐसे लागू नहीं होता है, बोलता है कुछ, पेपर पे कुछ, अप्लाई कुछ और कर दिया, इम्प्लीमेंट कुछ और कर दिया, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग विरोध करेंगे। लेकिन अभी जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको होने दीजिए, ये अच्छा बात है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। हम लोगों के लिए भी बेहतर चीज़ है और स्टूडेंट के लिए भी बेहतर चीज़ है, ये खराब चीज़ नहीं है। और इसमें एक बात मैं आपको बता दूं, सिलेबस और एज ये अभी डायलिमा में है, दुविधा में है। मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि हमको खुद पता नहीं है। सिलेबस और एज इसके बारे में जैसे ही जानकारी आएगी मेरे पास तो हम आपको दे देंगे। हाँ, लेकिन एक बात आप कंफर्म रहिए कि एज जो है जैसे पहले हुआ करता था ना कि 21 से 28, 18 से 30, इस तरीके से, मतलब क्लर्क लेवल और पीओ लेवल वगैरह का, ग्रुप सी ग्रुप डी सबका जो पहले एज था वही होगा। तब ये होगा 10th लेवल का एज थोड़ा ज़्यादा होगा और ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा उसका एज थोड़ा सा मतलब आगे कम तक देगा। समझ रहे हैं बच्चों को हम क्या कह रहे हैं? यानी जिस तरीके से एज का मेजरमेंट अभी है उसी तरीके से लगभग होगा। लेकिन चूंकि मेरी पास अभी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी कोई जानकारी दिया गया नहीं है कहीं पर, तो हम हवा में तीर नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोगों को अभी मैं एज नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि मुझे खुद जानकारी नहीं एज के बारे में। एज के बारे में अभी कुछ भी ऑफिशियल साइट पे नहीं दिया गया है, ना ही कहीं पर ऑथेंटिक पता चला है हमको, ठीक ना। और सिलेबस के बारे में भी अभी कुछ नहीं दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलेंगी और बहुत सारे अच्छे हो रहे हैं अगर देश में, तो हम लोगों को ये इसका सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर ये पेपर पे रह जाता है, ये लागू नहीं होता है, तो फिर इससे खराब स्थिति हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब जो हो रहा था वही बेहतर था। मैं फिर कहता हूं कि ये जैसे बताया गया है, जो सपना दिखाया गया है, अगर ये हो गया लागू तो ये स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए भी अच्छा होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। हम दोनों इससे सुखी रहेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर ये लागू नहीं हुआ तो फिर जैसे जीएसटी और नोटबंदी देश के लिए अच्छा हुआ, वैसे ये भी अच्छा होगा। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज का टॉपिक था आप लोगों का, आज जो आप लोग देख रहे थे, आज आप लोग सिर्फ ये देख रहे थे, एनआरए देख रहे थे। अब जो एग्जाम लेगी वो एनआरए लेगी, एनआरए हर एक एग्जाम लेगी अब। और एनआरए एग्जाम जो लेगी वो किस हिसाब से लेगी, किस बेस पे लेगी। हाँ, एक बात और बताना भूल गया था, मैं उसको भी बता देता हूं। अब जो एग्जाम लेगी वो एनआरए लेगी, और एनआरए जो एग्जाम लेगी ये लेगी सीईटी के बेस पे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक बार एग्जाम होगा और इसका स्कोर कार्ड जो है 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि ये स्कोर कार्ड से हम किस तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो स्कोर कार्ड रहेगा, जैसे आप बैंक का एग्जाम पहले देते थे तो सारे बैंक का वैकेंसी आप इससे भर सकते हैं, मतलब इसका मेन में जा सकते हैं। या फिर अगर क्लर्क है, देखिए क्लर्क लेवल में तो इंटरव्यू नहीं होगा, तो हो सकता है अगर बहुत अच्छा मार्क्स आए तो इसके बाद डायरेक्ट जो है आपका बहाली भी दे दे, ऐसा हो सकता है, संभावना, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद एसएससी का जो था उस पर आप इस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, रेलवे में इस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम थे, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब है उसमें भर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत अच्छी बात है वो मैं बता रहा हूं कि पहले क्या होता था कि प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पे, या प्राइवेट कंपनी में जो जनरली लोग नौकरी करते थे वो इंजीनियरिंग और एमबीए वगैरह करके ही जाते थे। हम ये नहीं कह रहे कि अब वो इंजीनियरिंग एमबीए वाले नहीं जाएंगे, वो तो जाएंगे ही। लेकिन अगर आप एनआरए के तहत लिया जाने वाला सीईटी एग्जाम में, जो कि 3 साल के लिए वैलिड है, अगर आप उसमें अच्छा मार्क्स लाए हैं और अगर आपको इधर नौकरी नहीं करने का इच्छा है, तो आप इसमें क्या है कि सरकार प्राइवेट के लिए भी विकल्प खोल दिया है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनी, इसमें जो अच्छे पद पे जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो स्कोर कार्ड में अच्छा मार्क्स लाया है तो बंदे में कुछ ना कुछ टैलेंट होगा। तो कहने का सेंस हुआ कि प्राइवेट कंपनी में भी इसके तहत बहाली होगा। गवर्नमेंट तो होगा ही, प्राइवेट में भी होगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी थोड़ा बहुत दूर होगा, क्योंकि इससे अगर प्राइवेट कंपनी में होता है तो प्राइवेट क्षेत्र में भी बच्चे चले जाएंगे, इधर भीड़ घट जाएगा। दूसरी जो खास बात क्या होता था पहले कि एक बच्चे का बैंक में सिलेक्शन हो गया, उसी का रेलवे में हो गया। अब ज्वाइन तो कोई एक ही जगह करेगा, लेकिन सीट दोनों का कब्जा किया हुआ है,
ठीक ना। ऐसी स्थिति अब नहीं आएगी। अब वो स्कोर कार्ड लेकर के जहां भी जाएगा, मेरे ख्याल से अगर वो एसएससी में नौकरी हो गया तो स्कोर कार्ड वहीं जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद फिर वो स्कोर कार्ड का यूज नहीं कर सकता है। मतलब एक आदमी 2 जगह का सीट पे कब्जा नहीं कर सकता। आप लोगों को ये आज का जानकारी कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से मैं एजुकेशनल वीडियोज आप तक प्रोवाइड करता रहूंगा। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देर तक हमको झेले। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।